नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में सरकार के सामने दो बड़ी मुसीबतें आके खड़ी हुई हैं। पहला, धनगर आरक्षण। मराठा की आरक्षण की आग के बाद अब धनगर समुदाय ने आरक्षण की मांग रख दी है। हमने 4 PM महाराष्ट्र पर इसका एक शो बनाया था। अब धनगर आरक्षण में अनशन का 18वां दिन है और मराठा आरक्षण की तरह ही धनगर समुदाय आरक्षण एक निश्चित समय सीमा के भीतर चाहता है। इसके लिए सरकार पर अब भारी दबाव बन रहा है, क्योंकि मराठा आरक्षण की तरह धनगर आरक्षण को भी समय सीमा के तहत, जो समय मियाद के तहत आरक्षण देना है, वो सरकार के लिए मुश्किल होने जा रहा है। सरकार ने 2 महीने का वक्त मांगा है, लेकिन धनगर समाज के पास अब 2 महीने जितना वक्त नहीं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता गोपीनाथ पडळकर ने जो बयान दिया है, उस बयान के बदले आज बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी है। अपने स्टेटमेंट में चंद्रकांत बावनकुळे ने कहा है कि राजनीति में व्यक्तिगत टीका नहीं हो सकती, यानी व्यक्तिगत आलोचना को कोई स्थान नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने बयान दिया है और जिससे अजीत पवार को बुरा लगा है, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र एक संस्कृत राज्य है और यहाँ की एक संस्कृति है और इस तरह के बयान जो हैं वो कहीं नहीं ठहरते। तो आखिर बीजेपी को पहले अपना स्टेटमेंट दिलवाना पड़ा और फिर उस पर माफी मांगनी पड़ी। वहीं धनगर समाज का आरक्षण का मुद्दा गले में फंसी हुई हड्डी बना है। इन दोनों विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइंडकर जी मौजूद हैं। जयंत जी, 4 PM में आपका स्वागत है। धनगर समाज का आरक्षण 2 महीने के भीतर देना, जो 7 साल में नहीं दिया, 2 महीने में देना कितना संभव लग रहा है आपको? आपने जिस प्रकार से एंकरिंग करते हुए सेंटेंस का, उसी में आपका आंसर छुपा हुआ, ये इस प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है। जो 7 साल में नहीं कर सके, जो जो एक राष्ट्रीय समाज पार्टी नाम का एक, जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसको एक ऐसा ही खड़ा किया था एक पार्टी करके, और उसकी वजह उनको मंत्री पद दिया लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं दिया, क्या वो अभी मिलेगा? तो ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके कई पहलू है। पहली बात तो धनगर समाज, शेफर्ड कम्युनिटी जो है, वो महाराष्ट्र में केवल 2% है। अब जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन रहती, उससे आधा तुमको रिजर्वेशन मिलता, यानी 1% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर 1% रिजर्वेशन मिलेगा तो आज अगर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखे जाए तो 1% धनगर कम्युनिटी के लोग तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो भी कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है। फिर ये नाटक है क्या? दूसरी बात, बारामती, मैं इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल आपको बताता हूं। बारामती जो कि पवार का सिटाडेल माना जाता है और बीजेपी के टारगेट पे अभी सुप्रिया और शरद पवार इनको हराना है अजित को अपने वश में करने के बाद। तो बारामती में अगर देखेंगे तो वो कंस्टिट्यूएंसी में धनगर कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है। क्या वो 2014 में भी जो भी कुछ अनशन हमने देखा है, जो भी कोई वो राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेता, वो जो बाद में कुछ मंत्री वगैरह बने थे, उन्होंने जो भी कुछ एजिटेशन किया था, उसके पीछे भी यही राज था। और हमको पता है कि सुप्रिया सुळे थोड़े से कुछ कम वोट से हालांकि जीती थी, लेकिन जीती तो थी, लेकिन कम। ये भी यही एक एंगल है कि अभी उनके पूरे वोट्स लेने के लिए, क्योंकि एक देखा जाए तो एक अभी परसों जबकि महिलाओं का जो बिल पास हुआ, बिल जो पार्लियामेंट में आया, उसमें भी
प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट कहा कि जो 1/3 मिलेगा वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, ओबीसी को नहीं मिलेगा। यहां तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर क्लियर थे। अब मैं इसका लिंक पूरे भारत में फैले हुए मंडल आयोग ने दिए हुए 54% ओबीसी की ओर लेके चलता हूं, क्योंकि ओबीसी में ऐसी कई छोटी मोटी जातियां हैं जिनकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इवन इन टू फिगर्स 10% से भी कम। 10 तो छोड़ दो, ये तो 5% से भी कम। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। वंजारी कम्युनिटी, जिसके अपने गोपीनाथ मुंडे और अभी पंकजा मुंडे इसकी ये रिप्रेजेंटेटिव हम मानी जाती है, इनकी पॉपुलेशन पूरे महाराष्ट्र में कितनी है? 2%। क्या हम इनको ओबीसी करके 2%, ओबीसी करके देंगे 27%, या विद इन ओबीसी छोटी मोटी कास्ट के नाम से देंगे? तो ये बिल्कुल बहुत ही असंभव है। आज आप धनगरों के लिए 1% मांगेंगे, फिर वंजारी कम्युनिटी, फिर ये ओबीसी का चलता रहेगा। एक रियलिटी ये बता नहीं रहे है जो बीजेपी ट्राई कर रही है। 2014 में गाजर दिखाया और सत्ता पाली, अभी 2023 में भी वही काम कर रहे हैं। एक रियलिटी बताए, जिस प्रकार की रियलिटी आपकी ही केंद्र सरकार ने बताई, ये एससी और एसटी को हम रिजर्वेशन देंगे लेकिन हम ओबीसी को नहीं देंगे। एक सीधा बताओ कि ओबीसी को दे रहे हैं या नहीं। आप ओबीसी को तोड़ के किसी को भी नहीं दे रहे हैं, आप ओबीसी को तोड़ना चाहते। और ओबीसी का भी एक प्रॉब्लम यह है कि जो भी मंडल आयोग ने बताए हुए 54% टोटल ओबीसी है, ये सभी इकट्ठे नहीं होते। अपने छगन भुजबल की माली कम्युनिटी, वो भी कितनी है? 2% ऑफ द पॉपुलेशन। क्या सभी ओबीसी मिला के छगन भुजबल को अपना लीडर मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानते। ना वो मुंडे को मानते हैं, ना किसी शेफर्ड धनगर कम्युनिटी को मानते हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लेस देन 5% में, जिसको हम मराठी में बोलते हैं 18 पकड़, विभिन्न जातियों में, करीब करीब हिंदू धर्म में वैसे देखा जाए तो 3000 जाति है। काका साहब गाडगिल ने जो भी कुछ उनका रिव्यू वगैरह किया था, तो 3000 जातियों में ऐसे डिवाइड है। उसमें से जो ओबीसी में है, वो उनको एक कोई ओबीसी करके नेता नहीं चलता। सब विभिन्न बोलते कि हमारा नेता है। और एक्चुअली डिवाइड एंड रूल करके बीजेपी एक प्रकार से जो इकट्ठे नहीं है, उन्हीं ओबीसी को तोड़ के धनगरों को बोलेंगे हम तुमको देंगे, फिर मराठों को बोलेंगे हम तुमको देंगे लेकिन तुमको ओबीसी में लेंगे। अरे ओबीसी खुद इतना भरा पड़ा है कि तुम ओबीसी में 16% अगर लाएंगे तो वो 50% से 66% तक चला जाएगा। एक प्रकार से सभी को हम तुमको देंगे, लेकिन पहले हमको सत्ता दे दो, ये करके सत्ता पे आने का इरादा है। और आज भी ये धनगर कम्युनिटी जो 2014 में करना चाहिए था, वो आज भी वो करेंगे नहीं। हाँ, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल आप याद रखिए, सुप्रिया पवार का इलेक्शन अगले साल का और कठिन करने के लिए शायद वो कुछ चाल चल सकते हैं, क्योंकि बारामती में जयंत जी, ये तो बात एकदम क्लियर है। आप कोई भी रिजर्वेशन पकड़ लो, आप मराठा का रिजर्वेशन ले लो, धनगर का रिजर्वेशन ले लो, अगर आज आपने अनाउंस कर दिया तो भी सुनवाई पर आते आते, कोई ना कोई बातचीत होते होते लोकसभा का टाइम निकल जाएगा। बराबर है। तो ऐसे में वोट बैंक की राजनीति तो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। तो एक कंक्लूजन पे देखो, ये जो ओबीसी का प्रश्न है, मैं जानबूझ के मंडल आयोग नाम ले रहा हूं। ये जो 54% और 27%, ये जो बातें बार बार कि मंडल आयोग ने पूरे देश में 54% ओबीसी है ऐसा बताया है, और इसके लिए उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया है। अब ये 27% किस जाति को देना, अगर ये भी गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कि इतनी जातियों में इनको इतना परसेंट मिला है, और हर एक जाति 1 या 2% होती है। अब जाति जितनी परसेंट जाति है उसके आधे अगर रिजर्वेशन मिलते हैं तो नेचुरली उनको कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही गया होगा।
तो इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? और इधर तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सब जगह चल रही है। एक बीजेपी रियलिटी नहीं बता रही है कि अभी जॉब इतने कम हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम गवर्नमेंट हर जगह अडॉप्ट कर रही है। इसके लिए आप ये रिजर्वेशन की बात छोड़ दो। ये रियलिटी भारतीय जनता पार्टी, जो खुद एक मेरे हिसाब से रिजर्वेशन के खिलाफ होने वाली पार्टी है रहने वाली, ये एक रियलिटी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अभी रही बात, आपने वो चंद्रशेखर बावनकुळे की जो बात बताई, वो भी इसी में जवाब दे देता हूं आपको। एक्चुअली ये चंद्रशेखर बावनकुळे का जो भी कोई उनकी एपोलॉजी है, ये एपोलॉजी, इसको भी कई डायमेंशन है, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुळे जो है ये वैसे नितिन गडकरी के आदमी है और अभी वो देवेंद्र फडणवीस के अंडर काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने माफी मांगी होगी, लेकिन इस माफी मांगने में अपमान हुआ है देवेंद्र का, क्योंकि सब लोग जानते हैं गोपीनाथ पडळकर को देवेंद्र ने उकसाया है। भले ही वो कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं आएंगे, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने एक निंदा इस प्रकार से की है, देखिए आपने ऐसी गलती की है, इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ी है और मैंने माफी मांगी है। एक प्रकार से उन्होंने देवेंद्र को भी जो भी कुछ है पॉलिटिकली एक जगह बता दी कि भैया अपने लोगों को कहो कि इस प्रकार से स्टेटमेंट ना दे। लेकिन एक बात रियलिटी है कि जो भी हम भी जानते हैं कि जिस प्रकार की कुछ राहुल नार्वेकर वगैरह की डेवलपमेंट हो रही है, हो सकता है अजीत पवार को हम किसी अलग रूप में कुछ दिनों बाद देखेंगे। और ऐसे माहौल में पडळकर ने इस प्रकार से स्टेटमेंट देना ये गलत था, उसको उकसाना ये भी गलत था। लेकिन पॉलिटिक्स में तो सभी बातें चलती है। एक एपोलॉजी चंद्रशेखर बावनकुळे ने दे दी, काम खत्म हो गया। लेकिन जो संदेशा देवेंद्र को पहुंचाना था अजीत पवार तक कि भैया आई एम नॉट हैप्पी दैट यू आर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, वो तो पहुंच गया, यानी अपना तो काम हो गया। देवेंद्र इज हैप्पी कि उसका काम हो गया, लेकिन दुखी तो है अजीत पवार, क्योंकि उनका भी अपमान हुआ, उनके चाचा का भी हुआ, उनकी बहन का भी हुआ, और डेप्यूटी सीएम होते हुए अजीत पवार कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आपने डिटेल में हमसे बात की और ये सारी बातें बताई। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे को माफी मांगनी पड़ी अपने विधायक गोपीचंद पडळकर के स्टेटमेंट पर, हालांकि ये माफी के बाद अजीत पवार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर धनगर आरक्षण को लेकर जो आग फैलती जा रही है, एक बात तय है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे। दोस्तों, क्या आप भी ये बात मानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।